जय हिंद स्टूडेंट्स। आज बात करते हैं क्रिस्टल लैटिस की। स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने बात किया था 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग का, और आपको पता है कि 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग से ही सॉलिड्स का निर्माण होता है। जब एटम्स, जिसको हम स्फीयर्स बोल रहे हैं या फिर पॉइंट्स बोल रहे हैं, जब आपस में मिलते हैं तो किसी सॉलिड का निर्माण होता है। तो आइए शुरू करते हैं कि क्रिस्टल लैटिस होता क्या है। स्टूडेंट्स, ये है क्रिस्टल लैटिस। यहाँ पर जो पॉइंट्स जो दिखाए गए हैं, जो पीले कलर के जो पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये सभी बता रहे हैं कि इस जगह पर एटम्स हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए, ये एक हो गया 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। अगर हम इसके एटम्स को अगर छोटा कर दें तो यह कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। जो छोटे छोटे जो पॉइंट्स अब दिख रहे हैं वो पोजीशन को दिखा रहे हैं कि इस जगह पर पॉइंट्स हैं। अब आते हैं बोर्ड पर। देखिए, ये जो है, ये सभी क्या है, पॉइंट जो है, वे गोलों को दिखा रहे हैं, यानी कि एटम्स को दिखा रहे हैं। यहाँ पर क्या किया गया है कि जो लाइनें जो आप देख रहे हैं, ये लाइनें जो है सबके सेंटर्स को मिला देती हैं, गोलों के सेंटर्स को मिला देती हैं। तो अगर हम यहाँ पर इन गोलों के सेंटर्स को मिला दें तो हमें कुछ इस प्रकार की रचना प्राप्त होगी, और इसी को हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लैटिस। और इसके किसी एक भाग को, क्रिस्टल लैटिस के किसी एक भाग को अगर हम लोग एक बॉक्स को निकालें तो ये कुछ इस प्रकार से अलग होगा। ये बन जाएगा आपका ये वाला। हमने एक हिस्से को निकाला, इस हिस्से को निकाला है हमने इस हिस्से को निकाला है। इस हिस्से को मैंने निकाल दिया, तो ये निकाल दिया तो ये कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर प्राप्त हुआ। तो इसे हम लोग बोलेंगे यूनिट सेल। इसे क्या बोलेंगे? यूनिट सेल। ये जो छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं, ये एटम को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम एटम को बड़े आकार में बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, यूनिट सेल कुछ इस प्रकार से बनेगा। लेकिन हमें इस तरह से बनाने में बहुत सारी असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा। इसमें हमें, अगर हमें इसका लेंथ मेजर करना हो, ब्रेथ मेजर करना हो, तो मेजर नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको काट कर हटा देते हैं। एक क्यूब का स्ट्रक्चर हम लोग निकालते हैं, जो कि रहा ये इस प्रकार से हम लोग क्यूब का स्ट्रक्चर निकालते हैं। अगर सब तरफ से काट दिया जाए, अगर इस पार्ट में काट दिया जाए ऊपर की ओर, इधर से भी चारों तरफ से अगर काट दिया जाए तो हमें 6 सतह मिलेगा इस प्रकार से। और ये जो एटम है, ये एटम का ही पोजीशन दिख रहा है, यहाँ पर एटम कट जा रहे हैं। तो ये हो गया एक यूनिट सेल, और यह भी हो गया यूनिट सेल। इसमें गोलों को पूरी तरह से दिखाया गया है, इसमें गोलों को बिंदु के रूप में दिखाया गया है, और उसका जो सेंटर्स को मिलाया गया, उन रेखाओं को दिखाया गया है। इन रेखाओं से दिखाने से हमें क्या मिला? हमें एक क्यूब मिल गया। क्या मिल गया? हमें एक क्यूब मिल गया, और यही है यूनिट सेल। ये क्या है? यूनिट सेल। तो आपको समझ में आ गया होगा, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में पॉइंट्स को दिखाने की जो व्यवस्था होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। और क्रिस्टल लैटिस क्या है? और यूनिट सेल का एक ग्रुप है। यूनिट सेल्स का एक ग्रुप है। बहुत सारा यूनिट सेल को मिलाएंगे तो क्रिस्टल लैटिस मिलेगा। यूनिट सेल क्या होता है? जिसमें हम लोग एक यूनिट को निकालते हैं, जहां से हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट को मेजर करने में सुविधा होती है। एक क्यूब जैसा, मतलब क्यूब जैसा ही नहीं मिलता है, बहुत तरह से मिलता है, लेकिन हमें पढ़ना है क्यूब जैसा। हमें एक यूनिट हमें मिलता है, जिस यूनिट की मदद से पूरा क्रिस्टल का स्टडी करते हैं, उससे हम लोग यूनिट सेल बोलते हैं। तो आइए देखते हैं कि यूनिट सेल कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या होते हैं। ये रहा एक यूनिट सेल। इसके जो डायमेंशंस है हम ऐसे दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये है, मान लेते हैं ये ए साइड है, ये बी है, और ये सी है। ए का मतलब ये पूरा है, पूरा साइड है, ये पूरा एक साइड ए है, ये सी है, ये साइड हो गया आपका बी। तो इसके बीच में एंगल्स भी बन रहे हैं। यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है। बी और सी के बीच का जो एंगल है उसे हम लोग अल्फा नाम देते हैं, अल्फा। सी और ए के बीच का जो एंगल है उसे हम लोग बीटा नाम देते हैं, और ए और बी के बीच का जो एंगल है उसे हम लोग गामा नाम देते हैं। याद रखिएगा, बी और सी के बीच का जो एंगल है उसको हम लोग बोलेंगे अल्फा। सी एंड ए के बीच का जो एंगल है उसे नाम देंगे हम बीटा। ए एंड बी के जो बीच का एंगल जो होगा, ए एंड बी के बीच का जो एंगल होगा उसे हम नाम देंगे गामा। ये जो एंगल है, ये एंगल का अलग अलग मान और ये साइड का अलग अलग मान हमें अलग अलग तरह के क्रिस्टल देते हैं। कैसे? देख लीजिए। अगर ये तीनों डायमेंशंस, तीनों साइड ए, बी और सी, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ये तीनों अगर इक्वल हो जाएंगे और
अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, ये तीनों अगर 90 डिग्री का होगा तो जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा क्यूबिक यूनिट सेल मिलेगा, क्यूबिक यूनिट सेल मिलेगा। और इन्हीं साइड्स के और इन्हीं एंगल्स के अलग अलग मान हमें अलग अलग तरह के यूनिट सेल देते हैं। और ये कौन कौन से यूनिट सेल होते हैं इसे आप इस फिगर में देख सकते हैं, और चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट करके आप रख भी सकते हैं। आइए देखते हैं हम इससे आगे हमें पढ़ना है क्यूबिक यूनिट सेल के विषय में। यूनिट सेल तो बहुत तरह के बनेंगे, लेकिन हमें सिर्फ पढ़ना है क्यूबिक यूनिट सेल के विषय में। तो आइए देखते हैं कि क्यूबिक यूनिट सेल कितने प्रकार के होते हैं। क्यूबिक यूनिट सेल जो है मेनली दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रिमिटिव या फिर इसे सिंपल भी बोला जाता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। दूसरा होता है सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। सेंटर्ड जो होता है इसका दो पार्ट होता है। सेंटर्ड जो है इसके दो भाग हैं। क्या क्या है? ए नंबर का बात करें तो ए नंबर में है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। दूसरा इसका है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। एक और होता है जिसे हम एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। प्रिमिटिव या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को हम लोग एससी सिंपल क्यूबिक भी बोल सकते हैं। दूसरा सेंटर्ड का है, उसका 3 प्रकार है, तो इसे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को हम लोग बीसीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीसीसी। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, उससे हम लोग एफसीसी बोलते हैं, एफसीसी, इसके भी याद रखना जरूरी है। और एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, उससे हम लोग ईसीसी बोलते हैं, ईसीसी। तो आइए एक एक करके सबके विषय में जानते हैं। 4 प्रकार के यूनिट सेल मेनली हो गए। एक प्रिमिटिव या सिंपल हो गया, दूसरा सेंटर्ड हो गया, सेंटर्ड का और 3 प्रकार हो गया, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं एक एक करके इन सभी यूनिट सेल्स के विषय में, इनके डायमेंशंस के विषय में, और इसमें रेडियस और इसमें एटम का रेडियस और इसका जो साइड है उसके बीच में क्या रिलेशन है, इसे भी हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो होता है इसमें एटम्स सिर्फ कॉर्नर पर होते हैं। जैसे एक हम क्यूब बनाते हैं, ये हो गया सिंपल क्यूबिक, और इसमें जो एटम्स यानी कि पॉइंट्स जो होंगे सिर्फ कॉर्नर पर होंगे। 8 कॉर्नर होता है, 8 कॉर्नर पर पॉइंट्स इस प्रकार से होंगे। सिंपल क्यूबिक में क्या होता है? कॉर्नर पर ही एटम्स होते हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पर होते हैं। और कॉर्नर पर जो एटम होते हैं, प्रत्येक एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। कंट्रीब्यूशन 8 कॉर्नर इक्वल टू 1/8। प्रत्येक एटम का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/8 होता है। ये हो गया सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब आते हैं सेंटर्ड में। तो सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, इसका 3 टाइप मैंने आपको बताया। 3 टाइप में सबसे पहला है बीसीसी। तो बीसीसी में क्या होता है कि कॉर्नर पर तो होते ही होते हैं, साथ में बॉडी में भी होता है, बी फॉर बॉडी, बॉडी सेंटर्ड, बॉडी के सेंटर में भी होता है। किस प्रकार से? देखिए, ये हो गया क्यूबिक यूनिट सेल। कॉर्नर पर एटम पहले बना देते हैं, ये कॉर्नर पर एटम हो गया, 8 कॉर्नर पर हो गया एटम, और साथ में क्या होगा? बॉडी में होगा, बीच में सेंटर में, बॉडी के सेंटर में भी एक एटम होगा। इसे बोलते हैं हम लोग सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का बीसीसी, यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। एफसीसी में क्या होता है?
एफसीसी में प्रत्येक कॉर्नर पर एटम तो होते ही होते हैं, साथ ही साथ प्रत्येक फेस पर भी होते हैं। क्यूब में 6 फेस होता है, प्रत्येक फेस का सेंटर पर होगा। जैसे इस साइड वाले फेस पर हुआ, ये इस साइड वाले फेस पर हो गया, ऊपर वाले फेस पर हो गया, नीचे वाले फेस पर भी, पीछे वाले फेस पर भी, और एक ये सामने वाले फेस पर भी। तो प्रत्येक फेस पर भी क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होता है प्रत्येक एटम का? 1/2। इसे याद रखिएगा, फेस का कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है। अब आते हैं एक इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में। तो इंड सेंटर में क्या होता है? प्रत्येक कॉर्नर पर तो होता ही होता है, प्रत्येक कॉर्नर पर होता ही होता है, वो सब में होगा। ये प्रत्येक कॉर्नर पर एटम्स हो गए, और किन्हीं दो अपोजिट फेस पर भी होता है। जैसे इस पार एक यहां पर होगा और एक यहां पर हो गया। तो स्टूडेंट्स, ये रहा क्यूबिक यूनिट सेल में एटम्स कहां कहां पर होते हैं। सिंपल क्यूबिक में सिर्फ कॉर्नर पर एटम होते हैं, सेंटर्ड में कॉर्नर के अलावे बॉडी के अंदर भी होते हैं और फेस पर भी होते हैं। इसे आप याद रखिएगा। बॉडी के अंदर किसमें? बीसीसी में, फेस पर एफसीसी में और ईसीसी में। अब आइए देखते हैं इसमें एटम का रेडियस और इसका जो साइड है उसके बीच में क्या रिलेशन है, इसे भी हम लोग डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले सिंपल यूनिट सेल का बात करते हैं। सबसे पहले सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। एससी यूनिट सेल इसको बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो एटम्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पर होते हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पर। जैसे यहाँ एक एटम हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया। ये हो गया। इसमें एटम्स कहां पर होते हैं? सिर्फ कॉर्नर पर होते हैं। तो इसमें एटम की संख्या कितनी है? स्टूडेंट्स, आपको मैंने बताया था कि हम लोग ऊपर से कट कर देते हैं, इधर से भी कट करते हैं, इधर से भी कट करते हैं, चारों तरफ से कट करते हैं। तो कॉर्नर के जो एटम होते हैं वो कट जाते हैं। तो जो एटम्स है ये पूरे नहीं है, हम चित्र में दिखा रहे हैं पूरे इंडिकेट करने के लिए यहाँ पर एटम्स हैं, लेकिन यहाँ पर एटम का एक भाग है, पूरा नहीं है, जिसे हम लोग बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। तो कॉर्नर में कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8 होता है। तो कंट्रीब्यूशन इक्वल टू होता है 1/8। अब टोटल कॉर्नर कितने हैं? 8 कॉर्नर हैं। तो नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ एटम्स, नंबर एटम कितना हो जाएगा? टोटल कॉर्नर है 8 और एक कॉर्नर में है 1/8 एटम। ये दोनों कट गया, कितना हो गया? 1। मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक एटम का बना हुआ होता है। एक एटम एक जगह पर नहीं होते हैं, बल्कि 8 जगह पर बंटे हुए होते हैं, और ये पूरा एक क्यूबिक यूनिट सेल बनता है। ये हो गया सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब इसमें जो ये साइड है, इस साइड को हम लोग तो ए से दिखाते हैं। ये साइड जो है यहाँ से यहाँ तक ये ए है, और जो गोलों की जो त्रिज्या है उसको हम लोग आर बोलेंगे। तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, इसको बहुत इजी तरीका से आप समझ सकते हैं। अगर हम इन दोनों को बड़ा कर दें, बड़ा करके बनाए यहाँ पर इस प्रकार से, ये गोला ये हो गया, ये वाला गोला, इसको हम नाम देते हैं ए, तो इसको नाम देते हैं बी, और ये हो गया दूसरा गोला। क्योंकि ये सटे हुए हैं, मैंने आपको फिगर में शुरू में ही बता दिया था कि गोले आपस में सटे हुए रहते हैं, हम उसको सिर्फ छोटा करते हैं सिर्फ पोजीशन को दिखाने के लिए। तो सटे हुए हैं, तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया? ए हो गया। यहाँ बनाएंगे हम लोग इस सीधा में, तो ये हो गया आपका ए, और ये जो है दोनों का त्रिज्या होगा, यहाँ पर भी आर है और यहाँ पर भी आर है। तो इसमें ए कितना है? ए इक्वल टू 2r है। कितना है? ए इक्वल टू 2r। साइड जो होता है वो 2r के बराबर होता है। तो अगर हम लोग गोला का r हमें निकालना होगा तो क्या निकाल सकते हैं? a/2। a/2 ये एक आपका रिलेशन हो गया सिंपल क्यूबिक में, r इक्वल टू a/2। आपको इसे याद रखना जरूरी है, क्योंकि आगे जो कुछ न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे तो ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, के लिए ये याद रखना बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल्स के बारे में। दूसरा है सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट
सेल। इसका दो पार्ट मैंने आपको बताया था, एक बताया था BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसे हम फिगर बनाते हैं। बॉडी सेंटर्ड कहने का मतलब क्या है कि एक बॉडी में होगा, बाकी कॉर्नर पर तो होगा ही होगा। ये मैंने बना दिया यूनिट सेल। इसमें कॉर्नर पर तो एटम है ही, साथ में क्या है कि इस क्यूब के अंदर बीचों बीच बॉडी में भी है। अब इसमें कितना होगा नंबर ऑफ एटम्स? कॉर्नर 8 है, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 कॉर्नर है तो 8 हो जाएगा। कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/8 करके है आपका 1 हो जाएगा। प्लस ये बीच में जो दिख रहा है ये कटेगा नहीं, इसका कंट्रीब्यूशन पूरा का पूरा 1 होगा, क्योंकि बीच सेंटर में है, बॉडी के सेंटर में है, तो ये किसी भी साइड से कट नहीं रहा है, तो उसको पूरा एक एटम गिनना है। तो कितना हो जाएगा? पूरा 1 एटम। तो नंबर ऑफ एटम कितने हो गए? 2। BCC में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं? 2। यह 2 एटम का बना होता है, इसे याद रखिएगा। B फॉर बाई याद रखिएगा, बाई माने 2 होता है, BCC में 2 एटम होते हैं। अब इसमें हम लोग देखते हैं A और R के बीच में रिश्ता क्या है। तो अगर हम लोग इसको थोड़ा सा बड़ा करें, थोड़ा सा बड़ा करके बनाए तो कैसा बनेगा? अगर ये एक क्या हो गया, एक डायगोनल हो गया, यहाँ पे डायगोनल मिलेगा ना डायगोनल। तो डायगोनल को अगर हम ऐसे बना दें, ये डायगोनल इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ भी R है, यहाँ भी R है, दोनों जगह सेंटर हो गया, इधर भी R इधर भी R, और फिर क्या है? यहाँ भी R है। ये तो कट चुका है, सिर्फ इतना ही आएगा, इसमें पूरा दोनों का R आएगा, इसमें सिर्फ R आएगा, इस साइड वाला आगे नहीं बढ़ेगा। ये भी कट चुका है, इसमें इधर भी कट चुका है, क्योंकि यहाँ तो कट चुका है ना इधर। तो इसमें हो गया डायगोनल जो है, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं वो डायगोनल, क्यूब का जो डायगोनल है वो क्या है? 4R है, इक्वल टू 4R। अब नीचे ये एटम B है, A है, और ये क्या है? B है। यहाँ पर A एटम है और ये B एटम है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? A बोलते हैं, A। अब यहाँ पर ये दोनों आपस में सटे हुए नहीं है, सिंपल क्यूबिक नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि इसके वजह से इनके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस आ जाता है। तो इसे हम ऐसे डायरेक्टली हम लोग R नहीं बोल सकते हैं, A इक्वल टू 2R इसमें नहीं बोल सकते हैं, इसमें हम लोग अलग वैल्यू होगा। तो यहाँ पे हम लोग डायगोनल का काम करेंगे। डायगोनल देख रहे हैं कि 4R है, तो डायगोनल का क्या फॉर्मूला होता है? किसी भी क्यूब का डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? डायगोनल इक्वल टू क्या होता है? √A² प्लस B² प्लस C² होता है। तो डायगोनल के जगह पे हम लोग लिखेंगे 4R लिखेंगे, और यहाँ पे √A, B और C तीनों इक्वल है, तीनों एक ही है, तीनों A है, क्योंकि क्यूब है, और क्यूब में क्या होता है? हर साइड इक्वल होता है, इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट नहीं होता है। तो तीनों के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? A² प्लस A², इम्प्लाई दैट ये 4R इक्वल टू हो जाएगा √3A² हो जाएगा। और इससे अगर हम लोग R का वैल्यू निकालते हैं, इससे हम लोग R का अगर वैल्यू निकालें तो R इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? √3A²/4, मतलब कि ये √3 रह जाएगा, ये हो जाएगा /4 हो जाएगा। और हमें जो फॉर्मूला मिलेगा वो R का, इस फॉर्मूला को ऊपर लिखते हैं, क्या मिलेगा? R इक्वल टू √3/4A। ये एक फॉर्मूला हो गया, मतलब R और A के बीच में रिलेशन। ये जो क्यूब का साइड है जिसको हम लोग ईज बोलेंगे, ईज और गोलों का जो R है उसके बीच में जो रिलेशन होता है वो R इक्वल टू होता है √3/4A BCC में। आइए देखते हैं अब FCC में क्या होता है। दूसरा है FCC, इसका लोग बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसका फिगर बनाते हैं, ये सिंपल सा एक फिगर बन जाएगा। यहाँ भी एटम है हर जगह पर, प्रत्येक कॉर्नर पर एटम तो सब में होगा ही, कॉर्नर पर एटम सभी क्यूब में होगा, उसे हम बना लेते हैं। और इसमें क्या है? फेस सेंटर है, तो प्रत्येक फेस में भी एक एटम होगा, प्रत्येक फेस में भी होगा।
इस फेस में भी होगा और उधर पीछे वाला फेस में भी होगा। तो प्रत्येक फेस पर हमने एटम बना दिया है। अब इसमें ध्यान से देखिए आप, इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा, 8 कॉर्नर है तो 8 इंटू 1/8 होगा ही, प्लस फेस में है, बॉडी में इसमें नहीं है, फेस में है। और फेस में क्या होता है, अगर हम इधर से कट करें तो क्या हो जाएगा, ये हाफ कट लगेगा इसमें, तो इसमें कंट्रीब्यूशन होता है हाफ। फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, हाफ होता है। तो 1/2 नहीं, कितने फेस हैं, 6 फेस हैं, तो 6 इंटू कंट्रीब्यूशन कितना है 1/2। अब इसे काटेंगे तो मिलेगा यहाँ पे 3 और इसको काटेंगे तो ये 1, तो 1 प्लस ये 3 इंटू 1 यानी कि 3। टोटल नंबर ऑफ एटम कितना हो गया, 4। तो एफसीसी में टोटल नंबर ऑफ एटम कितना होता है, 4 होता है। तो अब याद रखिएगा एफ से 4 होता है और टोटल नंबर ऑफ एटम भी 4 होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें जो ईज लेंथ है यानी कि जो किनारा है, उस किनारे के साथ गोलों का आर यानी कि गोलों का जो रेडियस है उसका क्या रिलेशन है, हम लोग इसमें देखते हैं। अब यहाँ पर प्रत्येक फेस में है, तो अगर किसी फेस को अगर हम लोग ड्रॉ करें, फेस को बनाएंगे तो फेस इस प्रकार से बनेंगे। थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा इसको, क्यूब जैसा तभी दिखेगा। हाँ, तो गोले किस प्रकार से होंगे, यहाँ पे हो जाएगा बीच वाला गोला जो कि फेस में है, एक गोला यहाँ पर होगा, दूसरा यहाँ पर होगा, तीसरा यहाँ पर होगा, चौथा यहाँ पे होगा। इस प्रकार से गोले हैं इसका फेस में। अगर हम यहाँ से यहाँ तक मिला दें तो क्या हो गया, इस स्क्वायर के लिए ये क्या हो गया, डायगोनल हो गया। ये क्या हो गया, डायगोनल हो गया। यहाँ भी आर है, यहाँ पे सेंटर है, तो इधर भी एक आर, इधर भी एक आर और एक यहाँ पे आर है, तो डायगोनल हो गया। इसके लिए, इस क्वाड्रिलेटरल के लिए, ठीक है। लेकिन अगर हम इस त्रिभुज में बात करें, चूंकि हमको ए निकालना है, इधर भी ए है, यहाँ पे क्या है, यहाँ भी ए है और आपका यहाँ भी ए है। अगर हम लोग क्या करें कि ए और आर के बीच में रिलेशन निकालें तो हमें इस त्रिभुज से काम चल जाएगा। और यहाँ पे 90 डिग्री है, जो कि क्यूबिक है तो यहाँ पे 90 डिग्री है ही, तो ये क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। और राइट एंगल ट्राइंगल में इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। और हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरियन थ्योरम से कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब h की जगह हम लोग क्या मिल गया है, ये हाइपोटेनियस की जगह पे 4r मिला है, यानी कि 4r का हम लोग स्क्वायर कर देंगे इधर, इक्वल टू मिलेगा b के जगह पे भी a है स्क्वायर प्लस b की जगह पे भी a का स्क्वायर। और इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 14r स्क्वायर इक्वल टू 2a का स्क्वायर। इसको काट सकते हैं 8 बार में यहाँ पे, मतलब 8r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर मिलेगा हमें। मतलब अगर हम लोग r का वैल्यू निकालेंगे, इससे अगर हम लोग r निकालेंगे, इम्प्लाई दैट r का अगर वैल्यू निकालते हैं तो r इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, a स्क्वायर बाय हमें मिलेगा 8, है ना। r स्क्वायर हमें क्या मिलेगा, a स्क्वायर बाय 8। ये अगर हम लोग r का निकालेंगे तो मिलेगा हम लोग को अंडर रूट a स्क्वायर बाय 8 मिलेगा। या r जो हमें मिलेगा वो मिलेगा a, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a हो जाएगा और 8 का हो जाएगा 2√2। ये हमें मिल गया एक रिलेशन। तो आपको बीसीसी, एफसीसी और एससी यानी कि सिंपल क्यूबिक तीनों में ए और आर के बीच का रिलेशन पता चल गया, और तीनों यूनिट सेल क्या होते हैं इसके बारे में भी आप समझ गए हैं। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बस यहीं तक। आप देखते रहिए हमारा वीडियो, समझते रहिए केमिस्ट्री। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।